हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक हिस्ट्री पर बेस्ड है। मौर्य साम्राज्य। यहाँ पे मैंने जितना मिनिमाइज हो सकता था और जितना इम्पोर्टेंट हो सकता था वो सारे पॉइंट्स लिए हैं। उम्मीद है इससे बाहर क्वेश्चन ना जाए, बट फिर भी ये तो पेपर है, कुछ नहीं कहा जा सकता। चलते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस से, सोमदेव के कथा सरित सागर से, क्षेमेंद्र के वृहत कथा मंजरी दीपवंश महावंश टीका से, भद्रबाहु के कल्प सूत्र से, यूनानी यात्री स्ट्रेबो प्लूटार्क जस्टिन इन्होंने वर्णन किया, चीनी यात्री फावान विंसांग इत्सिंग ने, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख और अशोक के अभिलेख। दोबारा देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र का बृहद कथा मंजरी और दीपवंश और महावंश टीका, भद्रबाहु का कल्पसूत्र, यूनानी यात्री जो कि स्ट्रेबो प्लूटार्क और जस्टिन से इन्होंने वर्णन किया है, चीनी यात्री फावान विंसांग और इत्सिंग ने अपनी किताबों में वर्णन किया है, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख और अशोक के अभिलेखों में हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जो काल था ये था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, क्राइस्ट से पहले ईसा पूर्व और बाद में ईसवी। तो प्लूटार्क ने क्या कहा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए? जैसा कि हम जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य स्थापित करने में जो सहायता करी थी वो किसने करी थी? चाणक्य ने। ठीक है। अच्छा, उस समय जो अंतिम शासक था घननंद नंद वंश का, उसको हरा कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। प्लूटार्क ने क्या कहा अपनी बुक में कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर के संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया, उत्तर पश्चिम भाग को सिकंदर के प्रभाव से मुक्त कराया। उत्तर पश्चिम भाग पर किसका था? सिकंदर का। ठीक है। 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ मैसिडोनिया का शासक सेल्यूकस से। किसका? चंद्रगुप्त का। ये इतना इम्प्रेस हो गया कि इसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और ये हार गया था चंद्रगुप्त से। ठीक है। पुत्री का विवाह किया जो किया, साथ में कुछ प्रांत दे दिए, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपेमिस्टाई। याद रखिएगा, आ सकता है कि कौन सा प्रांत नहीं दिया। एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपेमिस्टाई। और चंद्रगुप्त ने क्या दिया? 500 हाथी दिए। मैगस्थनीज को भेजा था सेल्यूकस ने, और मैगस्थनीज ने अपनी बुक लिखी थी इंडिका। भद्रबाहु से इन्होंने अंत में दीक्षा ली और जैन धर्म अपना लिया। आगे है बिंदुसार, और मतलब वही जो जैन धर्म के अनुसार इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए श्रावण बेल गेला में। आगे है बिंदुसार, इनका काल है 298 से 272 ईसा पूर्व। यह डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा क्योंकि हमें 0 तक जाना है, फिर आगे का स्टार्ट होगा। अब जो यूनानी शासक हैं वो इसे अमित्रोचैट्स कहते हैं। यूनानी क्या कहते हैं? अमित्रोचैट्स। ठीक है। स्ट्रेबो कहते हैं एलिट्रोकैट्स। स्ट्रेबो क्या कहते हैं? एलिट्रोकैट्स। फ्लीट कहते हैं अमित्रघात। फ्लीट क्या कहते हैं? अमित्रघात। यूनानी अमित्रोचैट्स, स्ट्रेबो एलिट्रोकैट्स, फ्लीट अमित्रघात। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे इसके टाइम में, और उनको दबाने के लिए इसने अपने 2 पुत्रों को भेजा था, एक तो अशोक को और एक सुसीम को। यूनानी शासक एंटियोकस फर्स्ट ने एक इनके मतलब दरबार में दूत भेजा था, उसका नाम था डाइमेकस, राजदूत भेजा था। और बिंदुसार ने एंटियोकस से सूखे अंजीर, मदिरा और दार्शनिक मंगवाया था। आगे इनका पुत्र अशोक को अपने कई भाइयों को हटा करके सिंहासन प्राप्त हुआ। तो 273 से 232 ईसा पूर्व। लेकिन विधिवत जो राज्याभिषेक हुआ, इसने अपने कई भाइयों की हत्या करी थी। उसके बाद में इसने अपना विधिवत राज्याभिषेक कराया 269 में।
इनको उपाधियाँ दी गई हैं देवानाम प्रिय, देवाना प्रियदर्शी और राजा अभिलेखों में कहा गया है। अच्छा, अशोक नाम इनका मिलता है गुर्जरा अभिलेख में और मस्की में। मस्की और गुर्जरा सबसे पहले मस्की में, है ना। अब इन्होंने क्या किया, अब इनके राज्य अभिषेक के 7वें वर्ष में इन्होंने कश्मीर खोतान के क्षेत्र विजित किए। कश्मीर और खोतान के क्षेत्र विजित किए। आप इसका साम्राज्य देखियो, इधर इस तरफ, ठीक है, अफगानिस्तान में, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, इधर अफगानिस्तान में नॉर्दर्न साइड में, और इधर वेस्टर्न साइड में काठियावाड़, पश्चिमी में काठियावाड़ गुजरात वाला, दक्षिण में कर्नाटक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक इसका साम्राज्य फैल गया था। कल्हण की राज तरंगिणी में के अनुसार इसने श्रीनगर की स्थापना करी और नेपाल के ललित पतन नगर की भी स्थापना करी। कल्हण की राज तरंगिणी में वर्णन है कि इसने श्रीनगर की स्थापना करी। प्रजा से प्रत्यक्ष संपर्क किया करता था और कुएं, सराय, वृक्षारोपण आदि कार्य करता था। राजा, प्रजा, नौकरशाही के लिए इसने संविदा जारी कर रखी थी। तत्कालीन सम्राटों के साथ इसके कूटनीतिक संबंध थे, मतलब जो और देशों के जो सम्राट थे उनके साथ इसके कूटनीतिक संबंध थे। समान नागरिक संहिता व दंड संहिता इसके द्वारा स्टार्ट करी गई। 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया। 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया, ठीक है। अब है, लगता है अपने मोदी जी अशोक के ही सिद्धांतों पर चल रहे हैं, प्रजा से प्रत्यक्ष संबंध, है ना, मन की बात, ये वो, ठीक है। तो धम्म के सिद्धांत, इनके धम्म के सिद्धांत देखते हैं। पहला सिद्धांत है इनके धम्म का। इन्होंने मतलब कलिंग पर आक्रमण किया था अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में। वहाँ पर बहुत मारकाट हुई, बहुत लोग मारे गए, तो इनका मन परिवर्तित हो गया। इन्होंने फिर भेरी घोष की जगह धम्म घोष की स्थापना की बात कही। भेरी घोष क्या होता है? भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध। धम्म घोष का मतलब क्या होता है? धम्म। इनके अकॉर्डिंग धम्म क्या है? इनके अकॉर्डिंग धम्म के सिद्धांत है सहिष्णुता, अहिंसा, आडंबरहीनता और लोक कल्याण। इन्होंने श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता पर बल दिया। धम्म नीति का क्रियान्वयन किया। धम्म नीति के बिंदु देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है मेंस में कि अशोक के अनुसार धम्म नीति क्या है। तो युद्ध तक का त्याग करो, आमजन का दर्द दूर करो, नौकरशाहों को तत्काल न्याय दिलाओ। मतलब जो फोर्थ क्लास होते हैं, जो नौकरशाह होते हैं, मतलब उनको मतलब इजीली न्याय नहीं मिल पाता, तो उन्हें आसानी से जल्दी से न्याय प्रदान करवाओ। परिवहन, सिंचाई, कुएं, सराय खुलवाए गए। धम्म के उपदेश पाषाणों पर लिखवाए गए। हिंसा पर प्रतिबंध लगाया गया। दंड संहिता का सिद्धांत बनाया गया। धम्म आयोग भेजे गए। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। तो ये हैं इसके धम्म के क्रियान्वयन के सिद्धांत। अब देखते हैं हम शिलालेख, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहला शिलालेख है। पहले शिलालेख में इन्होंने पशु बलि और समारोह को की निंदा करी है कि नहीं होना चाहिए। पहला जो है अभिलेख, शिलालेख, उसमें पशु बलि और समारोह की निंदा की गई है कि नहीं होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट है, उसमें ये कहा गया है कि अल्प व्यय और अल्प संग्रह यह धम्म का अंग है। अल्प व्यय और अल्प संग्रह धम्म का अंग है। चौथे अभिलेख में भैरी घोष की जगह धम्म घोष की बात कही गई है। 5वें में 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात कही गई है। 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात, धम्म महामात्र इन्होंने किए धर्म के प्रचार के लिए नियुक्त। तो 5वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। 7वें शिलालेख में सभी संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता, मतलब कि जितने भी संप्रदाय हैं उन सभी के मध्य सहिष्णुता। 9वें शिलालेख में नैतिकता पर बल दिया गया है। 11वें में धम्म की व्याख्या की गई है कि धम्म क्या है, अभी हमने पढ़ा धम्म क्या है। 13वें अभिलेख में धम्म विजय, धम्म पर विजय प्राप्त करो हिंसा की जगह। कलिंग युद्ध के बाद जब इनका मन परिवर्तित हुआ तब इन्होंने क्या करी? धम्म की विजय, धम्म विजय की बात कही, ठीक है। तो पशु बलि समारोह की निंदा पहले में, अल्प व्यय अल्प संग्रह तीसरे में, भैरी घोष की जगह धम्म घोष चौथे में, 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति 5वें में, सभी संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता 7वें में,
नैतिकता पर बल 9वें में, धम्म की व्याख्या 11वें में और धम्म विजय 13वें में। स्तंभ लेख, स्तंभ लेख भी देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो दूसरा स्तंभ लेख है, उसमें धम्म की व्याख्या करी गई है। धम्म की व्याख्या में कहा गया है कि न्यूनतम पाप करो, गुण गुण हो, पुण्य करो, करुणा, उदारता, सत्यता आदि, मतलब इसकी व्याख्या करी गई है दूसरे स्तंभ लेख में। तीसरे में अच्छे और बुरे कार्य में अंतर बताया गया है। छठे में बताया गया है प्रजा धम्म के नियमों के अनुसार चले। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्तंभ लेख की। ऊपर किसकी बात करी है? शिलालेख की। नॉर्मली यहीं से ही क्वेश्चन बैठता है। सिक्स्थ, प्रजा धम्म के नियमों के अनुसार चले। सातवां, धम्म महामात ब्राह्मणों आजीविकों के साथ। ठीक है, मतलब क्या करी गई? सभाएं करी गई। आठवां, धम्म स्तंभ, धम्म महामात, धम्म श्रवण, इनकी स्थापना करी गई। आगे हैं प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार में इन्होंने कहा कि जो प्रजा है वो राजा की संतान है। राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए? सभी का हित, सर्वलोक हित। तो इन्होंने ये सुधार की कि प्रजा संतान की तरह है और राजा का कार्य क्या है? सभी का हित करना। इन्होंने राजयुक्त प्रादेशिक न्याय, भूमि और लेखा के लिए इनकी अधिकारियों की नियुक्ति करी। धम्म महामात्र व प्रतिवेदकों की नियुक्ति करी। ठीक है। 26वें वर्ष, अपने राज्य अभिषेक के 26वें वर्ष अशोक ने राजुकों को न्याय संबंधी मामलों में स्वतंत्र अधिकार दे दिए कि आप अपने अकॉर्डिंग न्याय कीजिए। दंड विधान उदार कर दिया। अमानवीय यातनाएं बंद करवा दी। स्त्रेयाध्यक्ष स्त्रियों से संबंधित, ब्रज भूमि महामात्र पशुओं से संबंधित और नगर व्यवहारिक न्याय और अंत महामात्र सीमावर्ती, इन अधिकारियों की अलग से नियुक्ति करी गई। अब हैं तीर्थ। इनके काल में, मौर्य काल में तीर्थ। तीर्थ क्या होते हैं? उच्च अधिकारी। इस पर क्वेश्चन आ जाता है, जरा देख लीजिए। मंत्री तथा पुरोहित, ये तो नाम से ही समझ में आ गया, ये प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्म अधिकारी। सन्निधाता, ये कौन था? सन्निधाता होता था जो कोषागार है उसका प्रधान अधिकारी, सन्निधाता। समाहर्ता, ये राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी। सन्निधाता तो कोष का है, जो कोष है, और राजस्व विभाग का अधिकारी समाहर्ता। युवराज, युवराज है ही। सेनापति, सेना का जो हेड है। नायक, ये है सेना का संचालक, ये तो सेना का हेड हो गया। और नायक कौन है? सेना का संचालक। व्यवहारिक, देखिए व्यवहारिक है दीवानी न्यायालय का जज। व्यवहारिक कौन है? दीवानी न्यायालय का जज। प्रदेष्टा कौन है? फौजदारी मामलों का जज। मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। कर्मांतिक, उद्योग धंधों का प्रधान अधिकारी। कर्मांतिक, हम कर्म कर रहे हैं उद्योग धंधों से, तो कर्मांतिक कौन हुआ? उद्योग धंधों का प्रधान अधिकारी। प्रशास्ता, प्रशस्ति होती है अभिलेख टाइप, तो प्रशास्ता क्या हुआ? राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी। दंडपाल, दंड दे रहा है तो दंडपाल, सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला अधिकारी। अंतपाल, अंतपाल सीमा का अंत हो गया तो अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। नागरक, नागरक से नगर, तो नगर का सर्वोच्च अधिकारी। अंतर्वर्षिक, अंतर्वर्षिक यानी सम्राट के निकट, अंदर की तरफ, तो अंतर्वर्षिक सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी। अंतर्वर्षिक। दौवारिक, दौवारिक राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला। दौवारिक जो द्वार है उसको संभालेगा, यानी कि जो राजमहल है उसका प्रबंध और देखरेख करने वाला अधिकारी। फिर है आटविक। आटविक है वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। आटविक कौन है दोस्तों? वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। तो ये याद रखिएगा, दोबारा इसको देख लीजिएगा। तो ये अपना मौर्य साम्राज्य कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।